Ethics and human interface. अच्छा, we will first discuss about this thing, that essence, determinant and consequences of ethics in human action. See, first of all, concept of ethics should be very clear, and we will not will go very philosophical. Getting? So meaning, you understand? When this question comes to people, then they start focusing on defining this thing in a very standard term. But first thing I would like to advise, that first of all, like in any discipline, you should focus on the meaning, the exact meaning of the things. So what is the things? Ethics, if you look at the things, it is what? It is connected with values. Getting? Like ethical values. Getting? And values are nothing but ideals. Values are nothing but ideals. What is the meaning of ideals? The things that you will never achieve in actuality, but it will provide direction to your life. कुछ ऐसी चीज़ें जो आइडियल क्यों कहते हैं? Because that keep directing your behavior. Prototype. Yes. And this value comes in various forms. For example, material values, personal values, and all these things. But here I am talking about moral and ethical values. So see the connection. Ethics are what? That is a kind of value. Moral and ethical values. Moral and ethical. Now, if you just want to know this thing, that why do we have this term, moral and ethical values? ऐसे terms क्यों हैं? तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ. First you understand this thing, that ethics, आपने simply लिख दिया कि ethics are moral and ethical values that are nothing but ideals of behavior that we try to follow. अच्छा, ethics हम codify भी कर सकते हैं. एक जनरल नेम डिस्कशन क्या आएगा मोरल और एथिकल वैल्यूज में, कि मोरालिटी क्या होता है. मोरालिटी अगेन इट इज अ प्रिंसिपल्स, वेरी आइडियल प्रिंसिपल्स दैट वी कंसिडर गुड. एंड एथिक्स क्या हो गया? तो एथिक्स जो है ना, मोरालिटी का एक जनरल प्रिंसिपल्स है, बट इफ यू कस्टमाइज इन ए पर्टिकुलर सेटिंग, इट इज जनरली कोड नेम्ड एज एथिक्स. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल एथिक्स. तो मोरल प्रिंसिपल तो पूरी सोसाइटी की सब जगह है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में जो मोरालिटी अप्लाई हो रहा है, जिस पे कंसेंसस है लोगों में, वो उसका मेडिकल एथिक्स हो, तो वो ज़्यादा बिहेवियरल नेचर का हो जाएगा कि ये डू एंड डोंट्स में. जैसे कोई आपके एथिक्स बहुत स्पेसिफिक हो जाता है. हाँ, बहुत ही कोडिफाइड हो गया कि इतना सेट है, बट इट बोरो एवरीथिंग फ्रॉम मोरालिटी. सोसाइटी के अंदर you know this thing, that there are moral values. So ethics drive from those values, and that is why name is there. Specific जब अगर आप बोले कि morality और ethics क्यों बोलते हैं, तो इसलिए कि moral principles हैं, उनमें से वैसे principle को customize किया हमने जो हमारे पे लागू होता है. जैसे कि हम medical ethics के बारे में बात करें कि भले ही आपके पास पैसे नहीं हो, but I will give you first aid. तो ये मेडिसिन में, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन में, ये सभी में मान्यता है कि ये एक कोडिफाइड है, ये आपको डू एंड डोंट में लिखा है. उसी तरह से बिजनेस एथिक्स है ना. बिजनेस मोरालिटी क्यों नहीं बोलते? मोरालिटी बोल सकते हैं आप, बट दैट इज अ वेरी बिग प्रिंसिपल, बिगर प्रिंसिपल. मोरालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं बताता हूँ. और एथिक्स जो ज़्यादा बिहेवियरल हो जाता है, जिसको एग्जीक्यूट करना आसान होता है, डू एंड डोंट में आ जाएगा वो, बट इट्स बियरिंग इज ऑन मोरल प्रिंसिपल्स. जैसे क्यों आपको फर्स्ट एड देना जरूरी है? पैसा ही नहीं है तो भी फर्स्ट एड क्यों दूं मैं? वही तो वैल्यू से कनेक्ट, मोरालिटी से कनेक्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो एक टर्म हुआ मोरालिटी, एक टर्म हुआ एथिक्स. कनेक्शन समझ में आया? बोथ एक्चुअली मोरल को क्या कहेंगे? मोरल वैल्यूज, दीज आर वैल्यूज. और एथिक्स बोला
कस्टमाइज वैल्यूज, कस्टमाइज मोरालिटीज एथिक्स। कस्टमाइज मतलब पर्टिकुलर, जैसे बिजनेस के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, है ना, कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज से मैच करता है कि नहीं करता हमारे ऑर्गेनाइज। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एक एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट इस तरह से लाते हैं। तो एथिक्स उसी के सेंस में बोला जाता है एक्चुअली मोरालिटी। अंडरस्टूड? तो आपके बारे में मैं सिंपल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एथिक्स जैसे वर्ड को यूज़ करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर अबाउट कि दैट कस्टमाइज मोरालिटी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं आप। कस्टमाइज मोरालिटी समझ में आ गया होगा? किसी फील्ड के लिए कस्टमाइज किया हुआ होगा। अच्छा, टीचिंग का एथिक्स है कि नहीं? देखो आप कह सकते हो ना टीचिंग का एथिक्स है, तो वो एथिकल प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, मेडिकल एथिक्स। क्लियर? अगर मैं आपसे एक पूछूं कि मोरल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, तो यहाँ देखो थोड़ा सा इसको, थोड़ा मोरालिटी को समझने की कोशिश करेंगे। कई लोगों को थोड़ा सा बहुत ही वेग हो जाता है ये। तो मोरालिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर पूरे फिलोसफर को या पूरे थिंकर्स को सब जगह का एनालाइज कर ले तो एक बात साफ निकल के आती है कि हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमंस जो है, अगर डार्विनियन मॉडल को ले लें तो हम क्या है, एक्चुअली एनिमल है। और एनिमल में क्या होता है जानते हो? केवल इंस्टिंक्ट होता है। एनिमल में केवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। आ जाओ। ये एनिमल में केवल इंस्टिंक्ट होते हैं, वहीं बैठो। एंड when we talk about human, we have instinct, लेकिन केवल अगर इंस्टिंक्ट हो हमारे पास, we will be animal like. So this is the difference, that we have instinct and we have values. देखो, so values are socially and culturally constituted. मतलब कैन से दैट इंस्टिंक्ट तो जानवर में भी होता है ना? इंस्टिंक्ट पे क्यों ना बिहेव करेगा? अगर इंस्टिंक्चुअल चीज़ें हैं कि जैसे टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन, दैट इज रूटेड इन इंस्टिंक्ट, तो वो होता है। सो मेनी ऑफ द गुडनेस यू विल फाइंड इन इंस्टिंक्चुअल ऑल्सो। एक रिसर्चर है जो, उसका नाम है विल्सन, उसने बहुत ही बुक लिखा है ना? तो एक बुक लिखा उसने सोशियोलॉजी का, जिसमें उसने लिखा कि सोशियो बायोलॉजी। In his book, he talks about sacrifice. कि what is sacrifice? According to you, it may be sacrifice is a higher order behavior, है ना? बहुत ही moral behavior है। लेकिन इसने कहा कि sacrifice का एक biological और instinctual aspect भी होता है। बोला क्या? The mother would not mind to sacrifice her life to save her child. अपने बच्चों को बचाने के लिए जान दे देगी। And this is present in animal also. This is present in human also. तो आप जो sacrifice को इतना glorify करते हैं वो rooted है। Actually इंसान जो है वो that we have in nature, हम तो अमर है नहीं, we are not immortal, है ना? तो अमर होने का रास्ता दिया है किसने? नेचर ने। कि we pass on our genetic material to our offspring, हम अपने बच्चों को दे देते and then वो उसको देते। इस तरह से हमारी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। इन सही मायने में हम इमॉर्टल हैं, देख लो। तो उस जीन पूल को बचाने का टेंडेंसी बाय नेचर है। दिस इज रूटेड इन इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मीन्स नेचुरल टेंडेंसी, ठीक? वो है। सो विल्सन राइट दैट योर सोशियोलॉजिकल थिंग्स इज एक्चुअली रूटेड इन बायोलॉजी। सैक्रिफाइस जो आप कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि हमने समाज में ऐसा समाज बनाया है जहाँ पे बलिदान दे रहे हैं हम, है ना? लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपका इंस्टिंक्ट भी है। तो ये बताने चाहते कि बहुत सारे अच्छे बिहेवियर, इंस्टिंक्ट अच्छे बिहेवियर के लिए भी हो सकता है और
खराब के लिए भी हो सकता है। एनिमल इंस्टिंक्ट कहते हैं, वाइल्ड इंस्टिंक्ट, एग्रेशन इज एनिमल इंस्टिंक्ट, लेकिन टू लव, टू केयर, टू प्रोटेक्ट इज व्हाट, गुड इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट कहा जाता है। गेट इट? तो इंस्टिंक्ट तो अपनी जगह है, लेकिन कई ऐसे वैल्यूज जो है ना सोशियो कल्चरली, इसका मतलब नेचर ने नहीं दिया हमें, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दैट जो हमने बताया वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब अभी मैंने बताया आपको आइडियल्स। अगर कल्चरल वैल्यू है तो कल्चरल आइडियल्स है, ठीक है। आइडियल समझ, जो आपके लिए आइडियल है वो वैल्यूज है। तो कल्चरल, सोशियो कल्चरल आइडियल्स आर सोशियो कल्चरल वैल्यूज। जैसे हम अपने सोसाइटी में पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, ये हमारा सोशियो कल्चरल आइडियल्स है, ये वैल्यूज है, और क्या। जस्ट एज इज द नंबर, इसी फैक्टर एंड यू विल गिव रिस्पेक्ट टू द पर्सन, है ना, एज के आधार पर आप रिस्पेक्ट दे। सो सी वैल्यूज, सो आई सेड दैट द वैल्यूज आर सोशियो कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब ये सोशियो कल्चरली हमने क्रिएट किया है, ह्यूमन बीइंग ने, नेचर ने नहीं दिया है ये हमें, ठीक है। अब बोलोगे वैल्यूज तो क्या है, तो मोरल वैल्यूज क्या है, देखो यहाँ पे एक वैल्यू मटेरियल वैल्यू भी होते हैं, आप जानते हो कि किसके पास कितना मटेरियल असेट्स है, वो मटेरियल वैल्यूज है, और एक है मोरल वैल्यूज। तो मोरल वैल्यूज को इसलिए डेवलप किया गया है कि एक साइड इंस्टिंक्ट है और एक वैल्यूज है। देखना आप गौर से, जितने भी इंस्टिंक्ट है, वाइल्ड इंस्टिंक्ट है, जस्ट टू कंट्रोल दोज थिंग्स वी हैव डेवलप वैल्यूज। जैसे एंगर एक वाइल्ड इंस्टिंक्ट, वैल्यूज कहेगा डोंट हर्ट, आप लोगों को हिंसा मत करो। तो अहिंसा और नॉन वायलेंस, इन सब चीज़ों का जो हमने वैल्यू बनाया है वो उस इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया है। किसको? एंगर, वाइल्डनेस। तो इंस्टिंक्ट के खिलाफ जो चीज़ें, जो इंस्टिंक्ट ऑटोमेटेड है, इंस्टिंक्ट अपने आप होगा। इंस्टिंक्ट का मतलब ही होता है कि नेचुरल टेंडेंसीज, भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, ये सब नेचुरल है। तुम्हें गुस्सा आता कि नहीं? देख लो, तो जिसको नेचुरल है वो आएगा ही, लेकिन गुस्से पे नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, जैसे भी, वो आपका वैल्यूज़ कहला जाएगा। तो जो कुछ ऐसे वैल्यूज़ हमने बनाए हैं जो मोरल वैल्यूज़ क्वालिफाई करते, ये मोरल वैल्यू की बात है। तो जैसे आपने कहा ना कि ईमानदारी एक मोरल वैल्यू है, हाँ, है ना। अब ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई कहे कि सिस्टम में कुछ कस्टमाइज एथिक्स हुआ, अभी मैंने क्या बोला, एथिक्स आर कस्टमाइज मोरालिटी, है मोरालिटी लेकिन उस फील्ड के लिए कस्टमाइज किया हुआ है। तो उस एक्चुअली सारे इंस्टिंक्चुअल टेंडेंसी, जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर ग्रीड होता है कि नहीं, बहुत नेचुरल है, गुस्सा बहुत नेचुरल है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए, आप ऑनेस्टी मेंटेन करिए, ये वैल्यूज हुआ। तो जितने भी वैल्यूज है ना, वो किसी इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी की बात क्यों होगी जब हम बेईमान होने की टेंडेंसी ना हो हमारे अंदर? तो आप सोच के देखो, गुस्सा कंट्रोल करने की बात क्यों होगी जब गुस्सा नहीं आए? तो ऑल द वाइल्ड टेंडेंसी बी पोसेस लाइक एनिमल, एंड टू बी ह्यूमन वी हैव अडॉप्टेड कि दीज आर द वैल्यूज, है ना। अब देखो एक बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे सोसाइटी हैं दुनिया में, कल्चर है, अलग अलग कल्चर अलग अलग तरीके से अपने को कस्टमाइज किया है। तो उनके वैल्यूज़ और हमारे वैल्यूज़ में डिफरेंस हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सल वैल्यू जिसको ह्यूमन वैल्यू कहते हैं, यूनिवर्सल वैल्यू कहते हैं, है ना। जैसे आप मोटे तौर पे, अभी हमारा पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर रहा तो वीमेन को हम कम राइट देते थे और कहते ठीक है, इसमें क्या है। दैट वाज जस्ट व्हेन वी केम इन कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर एंड कंट्री एंड उनके लोगों से देखा, तो फिर कहा कि वीमेन को कम राइट क्यों? यू आर गेटिंग? एंड देन वी स्टार्टेड फीलिंग डिजोनेंस, कि दिमाग में हुआ कि भाई हमारा कल्चर में डिस्क्रिमिनेशन तो होता है। तो अब देखिए हमने सेकुलर वैल्यू और विमेन एम्पावरमेंट और रिस्पेक्ट फॉर विमेन, ये सब चीज़ें जो उठाना शुरू किया। देखिए
जेंडर इक्वालिटी, ऐसे सब शब्द यूज किया है। देखिए तो कॉन्सेप्ट क्या समझ आ रहा हूँ मैं कि वैल्यूज़ ही है जो मोरालिटी है और मोरालिटी है जो एथिक्स है। ये सब कनेक्टेड वर्ड है, लेकिन कहाँ पर शार्प डिस्टिंक्शन है कि वैल्यूज से निकल के मोरालिटी है। मोरल वैल्यू कहते हैं ना, इसका एक मोरल वैल्यू है, और जो मोरालिटी है उसका एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट, जैसे कस्टमाइज मेडिकल एथिक्स कर दिया, जैसे बिजनेस एथिक्स कर दिया, जैसे ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स कर दिया, है ना। कहते हैं कि इसमें कुछ एथिक्स है ही कि नहीं, इस बिजनेस कर रहे हो लेकिन कुछ एथिकल बिजनेस करो ना। अच्छा, खिलाड़ी जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में भी देखो खेल होता है, कुछ खेल का एथिक्स है कि नहीं, तो आप कुछ स्टैंडर्ड है जिसको आप गिरने नहीं देते हो, है ना। और कहते हो कि नहीं इसको हम हर हालत में, अभी पार्लियामेंट्री एथिकल कमेटी जो है, एथिक कमेटी जो था, एथिकल क्या, एथिक्स कमेटी ने अभी महुआ मोइत्रा वाले केस में किया कि नहीं, किस ग्राउंड पे किया है, इसी ग्राउंड पे, क्या अनएथिकल बिहेवियर था आपका। तो सर्टेन प्रिंसिपल आर अडॉप्टेड बाई सम ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड दे से दैट दीज आर आवर गाइडिंग एथिकल प्रिंसिपल्स। अब समझ में आया? तो अब ये मोटे मोटे तो समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे हमारे सिलेबस में था कि एथिक्स, है ना, एसेंस, डिटर्मिनेंट एंड कंसिक्वेंस। तो ये मैंने एथिक्स का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया। देखो, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट यू शुड मेमोराइज द सेंटेंसेस, अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी क्लियर। तो अपने शब्दों में आप लिखो, लेकिन मीनिंग तो क्लियर होगा ना, अब जैसे भी बोलना होगा। चलो अपने डाउट्स पूछो, अगर आप इसमें समझ नहीं पा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। सोशियो कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड है मतलब क्या हुआ? विमेन को कितना राइट दिया जाए? अफगानिस्तान में जाकर तालिबान से पूछो, उनका अपना एक व्यू होगा। क्या कैपिटल पनिशमेंट देना है कि नहीं, एक अलग कल्चर और कंट्री का अपना व्यू होगा, है ना। तो वो कस्टमाइज्ड है, उसका अपना कल्चरल। सोशियो कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब ये कल्चर का प्रोडक्ट है। कुछ चीज़ें यूनिवर्सल है नो डाउट, लेकिन कुछ चीज़ें कल्चरल है। आप समझ रहे हैं? बेसिकली अगर कंटेक्स्ट वैरी होगा, कल्चरल कंटेक्स्ट हुआ वही, हाँ, तो वैल्यू कल्चर प्रोवाइड कंटेक्स्ट, हाँ। तो जो जैसे आप मोटे मोटे तौर पे आप देखो ना कि जो हमारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, उनका अगर मोटे वैल्यू मेकअप का एनालिसिस करें, उसका एथिकल मेकअप का एनालिसिस करें, तो एथिक्स के बारे में उनकी अपनी एक सोच होगी और समझ होगी, है ना, जो हमारे से कुछ मैच भी करेगा, कुछ अलग भी होगा। क्लियर? तो अगर आप इसके बारे में बोलोगे कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ जो एंथ्रोपोलॉजी में होती है, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़, तो क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ से एक बहुत बड़ा वैल्यू डिफरेंसेस भी तो समझ में आता है कि वैल्यू क्या डिफरेंस है। ये क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ से निकलती है। और क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ करने वाले लोग कौन होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ ज़्यादा होते हैं कि उनके वैल्यूज़ और उनके नॉर्म्स दूसरे नॉर्म से कैसे अलग रहे। ठीक है? और किसी सब्जेक्ट का नहीं है इसमें, मतलब आप अब जैसे एंथ्रोपोलॉजी बोल दिया तो एंथ्रोपोलॉजी, जैसे कोई साइकोलॉजी जानने वाला ही अच्छा एटीट्यूड के बारे में जानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी वाला ही केवल कल्चर के बारे में अच्छा लिख सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। गेट इट? बेसिक समझ से आप करते, फोकस है हमारा एथिक्स पे, ना कि हमारा पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे। तो इसमें एक दो क्वेश्चंस मैं देखता हूँ। अगर आप some people feel that values keep changing with time and situation, while others strongly believe that they are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification. एक क्वेश्चन आया था 2013 में, तो उसको मैं यहाँ से कनेक्ट करके देख रहा हूँ, क्योंकि अभी वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं ना, है ना। कहते हैं कि certain human some people feel that values keep changing with time and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal values. Give your perception in this regard with, आपका क्या परसेप्शन है, आप ये बताओ। ठीक है? तो इस क्वेश्चंस को अगर हम इस जगह पे देखें तो इसका एक फ्लो चार्ट ये होगा कि दैट वैल्यूज, है ना, ये कुछ लोग ऐसे हैं कि ये जो है चेंजेबल है, डायनेमिक है, और कुछ ये बोलते हैं कि वो है स्टेबल है।
एंड इटर्नल एंड। ये हो गया। एक ग्रुप ये मानता है कि ये चेंजेबल है। चेंजेबल डायनेमिक का मतलब बदलने वाली चीज़ है, ठीक है ना। बोले कि कई बार कई कंट्री में ये बात हुआ कि आप ये बताइए कि करप्शन को कभी आप रोक पाएंगे? आप टेक्नोलॉजी को लाके करप्शन को कम कर सकते हैं, लोगों के एजुकेशन बढ़ाकर, पार्टिसिपेशन बढ़ा के करप्शन को कम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करके करप्शन को कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ा करप्शन ख़त्म कर पाएंगे? आंसर सभी जगह का क्या है? नो। डाइकोटोमी तो नहीं है, नहीं है। बोलते क्यों नहीं इसको एक स्टेटस ही दे दिया जाए कि ठीक है भाई आप सुविधा शुल्क लो, है ना, उसको एक्सेप्ट करवा, एक्सेप्टेंस दे दिया जाए। इस पर आप क्या कहोगे? बताओ जल्दी से बताओ, इस लॉजिक पर आप क्या कहोगे? लोग ये मानते हैं कि भाई ये जो वैल्यू जो हम लेके चल रहे हैं वो चेंज करिए ना इसको, ये क्यों मान के चल रहा है कि ये है। अब इसमें थोड़ा आप समझो कि कई ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में विचार है ऐसा। यहाँ पर मैं उसी कंटेक्स्ट में वही बात बोल रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि ये कई ऐसी चीज़ें तो हमारा बनाया हुआ, इट इज़ कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड, सो वी शुड चेंज फॉर। आप विमेन का स्टेटस ऐसा ही रहेगा, कोई ज़रूरी है क्या? वी शुड चेंज, है ना। तो ऐसे कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको कहते हैं कि चेंजेबल है। अगर आप थ्योरेटिकली बोले तो वैल्यूज आर चेंजेबल और नॉट? यस, बिकॉज इट इज़ कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो अगर इन थ्योरी अगर देखें तो ये मानना है कई लोगों का कि वैल्यू चेंजेबल है, तो उनके बात में पॉइंट है, लेकिन वो वैल्यू डे टू डे नहीं चेंज करते, मंथ और ईयर में नहीं चेंज करता, 10 सालों में कोई नहीं चेंज करता। वैल्यूज आर आइडियल्स एंड दैट आइडियल्स हैज नॉट डेवलप्ड इन वैक्यूम। It have some adaptive values also. Adaptability में, adaptation में बहुत बड़ा रोल है इसका। मतलब कैसे? जैसे देखो आप इक्वेटर के रीजन पे चले जाओ या पोलर रीजन में चले जाओ, तो आपको क्या खाना चाहिए एक नॉर्म्स है ना, कि आप थोड़े वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, टेम्परेचर और हॉट एंड ह्यूमिड है, तो उसके लिए अपने गाइडलाइंस हैं, कपड़े कम कैरी कर रहे हैं। लेकिन पोलर रीजन में वो अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। साइबेरिया में रहने वाले लोग को कह दे कि लिकर मत लो, तो उसका क्या मतलब है? लेकिन वही जो इंडिया में है वो हो सकता है वैसा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैल्यू एडेप्टेबिलिटी को देखकर डेवलप हुआ है कल्चर में। कल्चर इस तरीके से नहीं डेवलप हुआ है कि अचानक से कुछ लोग बैठे और इवॉल्व वैल्यू है, वो इवॉल्व होती चली हुआ है ना। तो चेंज तो आता है, बट चेंज इज़ वेरी इट ऑन अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि डे टू डे चेंज होते। तो वैल्यू इवॉल्व होते, बहुत सारे वैल्यूज़ जो हैं चेंज भी होते हैं और बहुत सारे वैल्यूज़ स्टेबिलिटी भी दिखाते हैं। अब ये मोटे थे कि वैल्यूज़ आर, कुछ लोगों का जो ये है कि वैल्यू चेंजेबल है नहीं है। जल्दी से देखते हैं इसको। थ्योरेटिकली ये बात सही है और ये बात भी सही है कि कुछ चीज़ें कंटिन्यूटी दिखाते हैं। अगर हम क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ करें, ठीक है, तो ऑनेस्टी एक ऐसा वैल्यू रहा जो सभी जगह पर मोर और लेस रहा। किसी में कम वैल्यूड है, किसी में कम ज़्यादा है। इट इज़ अ मैटर ऑफ डिग्री। आप स्कैंडिनेवियन कंट्री को ले लो या एशिया के कंट्री को ले लो, यूएसए को ले लो, जहाँ भी लेना है ले लो। आप इस बात की चर्चा करते हो ना कि भाई करप्शन पे कैसे कंट्रोल लगाया जाए, है ना, डिसऑनेस्ट बिहेवियर को कैसे कंट्रोल लगाया जाए। तो ये जो इंस्टिंक्चुअल चीज़ें हैं वो हर जगह है, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो लाया हुआ वैल्यूज़ है वो हर जगह है। लेकिन सेकुलरिज्म एक वैल्यू हो, ये हमने इंजीनियर्ड करके बनाया है, ये पहले से नहीं था। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री होगा, ये हमने डेवलप किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं। तो ये जो है वो हमने डेवलप करके बनाया ये, ठीक है। तो इसमें आप कहेंगे कि वो पहले से चलता आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमने अपने गुडनेस को देख करके इस कंट्री से हमने ये चीज़ लिया, इसलिए ओवरऑल अपने लोगों को समझने की कि भाई अब आज़ादी मिल गई, अब हमको कैसे सोसाइटी में अर्ली मल्टी एथनिक सोसाइटी, तो हमको इस वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना है। तो कुछ ऐसे जो वैल्यूज़ हैं जो सभी सोसाइटी में और चलते आ रहे, इवॉल्व होते रहे, वो इटर्नल जैसे दिखते हैं, वो स्टेबल दिखते हैं, है ना। और उसको कहते हैं हायर ह्यूमन वैल्यूज़, यूनिवर्सल वैल्यूज़,
ह्यूमन राइट्स वगैरह के जो आप बात करते हैं वो इसी वैल्यूज से जुड़ा हुआ है। गौर करके समझो कि कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो कॉमन है हर एक कल्चर और जिसका किसी न किसी इंस्टिंक्ट से कनेक्शन है। जैसे देखो ना, हमने बोला ईमानदारी, कौन से कंट्री और कल्चर में नहीं है बताना, हर जगह है ये इशू। तो इसको कैसा बनेगा? ईमानदारी को मेंटेन रखना है, ऑनेस्टी को मेंटेन रखना है। जैसे कहा है करुणा, एम्पैथी, कंपेनियनशिप, एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही हर फील्ड में मिलेगा, हर चीज़ में मिलेगा। ये बेसिक ह्यूमन इमोशन से जुड़ा हुआ है, तो ये हर जगह का है, इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने का चीज़ है ना। तो ये स्टेबल और इटर्नल दिखते हैं, चाहे कितना भी बदलाव हो जाए, कितना भी हम तरक्की कर लें या डाउन हो जाए, ये बात बना रहेगा। लेकिन जो कहते हैं चेंजेबल है, वो वाले जो कल्चर स्पेसिफिक ज़्यादा होते हैं और समय के अनुसार, कंटेक्स्ट के अनुसार बदल जाते हैं। आज विमेन का जो स्टेटस और उनकी जो वैल्यूज़ है, रिस्पेक्ट है, वो पहले वैसे ही था क्या? देख लो तो, राजा राम मोहन राय तक चले जाओ तो वैसे ही था क्या? आपको तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं मान रहा था। एंड देन यू वर ब्रह्म समाज वगैरह कितना उसके लिए किया कि भाई इसकी एक जिंदा इंसान को जला देंगे आप किसी के साथ। बोला हाँ, इनकी परछाई है, जब यही चले गए तो परछाई कहाँ से रहेगी? माना जाता था ना कि मैं पति की परछाई है, तो लो। तो वो जो बारबेरियन जैसा अभी लगता है, उस समय एक्सेप्टेड था वो, लेकिन बदलाव आया। एक इंडियन को और एक डॉग के जैसा बिहेवियर किया जाए, और गांधी जी के साथ तो नटाल में हुआ ना, पढ़े ही हो गया आप। तो ये एक कहते हैं अपार्थेड, देख लो, एक ऐसा सिस्टम था जो उसको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, धीरे 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 वो क्वेश्चन हुआ कि नहीं। सो दैट इज व्हाट चेंजेबल वैल्यूज। तो हमारे बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल थिंग्स हैं जिनमें हम वैल्यू लिया है, उसको चेंजेबल मानते हैं कि उसको हम धीरे धीरे, अब जैसे कि आप देखिए डेमोक्रेसी है, वो पहले डेमोक्रेसी एक सिंबॉलिक जैसा भी हो सकता है, अब वो ज़्यादा पार्टिसिपेटरी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो उसको कहते हैं ज़्यादा बेहतर है। आप कहते हैं ना कि इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, इवॉल्व होता है। तो दोनों बातें अपने जगह सही है, ये बात भी सही है और ये सही है। समझने का अंतर के भी है कि मेरा परसेप्शन, माई परसेप्शन इज दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन देयर ओन वे। लेकिन हम ये देखते हैं कि वैल्यूज एक सिंगुलर चीज नहीं है, वी हैव स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यूज। तो सम आर वेरी कोर एंड सम आर पेरिफेरल। सो कोर वैल्यूज आर ऑलमोस्ट स्टेबल, इटर्नल टाइप। अब इसका क्रॉसपॉन्डिंग थ्योरीज वगैरह, आपको ये एरिस्टोटल वर्सू एंड वाइस में उलझ गया, वो आप कर लो ना, जो करना है आप, लिखना है जो। लेकिन आप ये बताओ ना कि ये चीज़ें आप बता पा रहे हो कि जो वैल्यूज़ है वो स्टेबल कैसे रहा है, आप कैसे बोल देंगे स्टेबल है? तो बोले कि जो आप महाभारत काल से लेके यहाँ तक मिला लीजिए, देखिए कि दान जो है, दानवीर कर्ण क्यों कहते थे? आज भी बिल गेट्स को क्यों कहते हैं कि मिलिंडा फाउंडेशन ने इतना दान कर दिया? तो वो जो दान करने का जो कॉन्सेप्ट है, जेनरोसिटी जो दिखा रहा है, वो सब दिन वैल्यू किया गया। लेकिन अब मोटे तौर पे आप देखें बदलाव क्या दिख रहा है उसमें, आपको बदलाव ये दिख रहा है कि अब लोग जो है ज़्यादा ये देखते हैं कि पहले था कि कौन कितना दान कर सकता था, उससे उसका स्टेटस आप नाप रहे थे। अभी आप नाप रहे हैं कि मटेरियल वेल्थ, फोर्ब्स मैगजीन में सबसे टॉप में कौन आ रहा है, वो ज़्यादा मटेरियल वेल्थ है इनके पास, अक्यूमुलेटेड वेल्थ है ना, वो जमा किया हुआ। तो देखो, एक तरफ तो कितना दे दिया है उससे आप जांच रहे थे, एक तरफ आप कितना उसके बाद है इससे जांच रहे। बदलाव तो होते हैं देख परसेप्शन में। तो आपका परसेप्शन क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, क्योंकि लंबा नहीं खींचेंगे इसका। कि दोनों बातें अपनी जगह सही है, कुछ कोर ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल है, जो इटर्नल जैसा दिखता है, और उसको हम लगते हैं कमो बेस हर टाइम में, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन को हम देखें तो कमो बेस हर समय वो बना रहा है किसी न किसी फॉर्म में, है ना। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इवॉल्व होती हुई आई, उसमें बदलाव भी होता रहा है। तो कैसे कई ऐसे वैल्यूज़ हैं जो हम ये नहीं कह सकते कि स्टैटिक है, इनर्ट है, उसमें चेंज नहीं हो सकता। और एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है ना, इसको दोनों का परसेप्शन ये कर सकते। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो एसेंस ऑफ एथिक्स जो है वो समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स क्या होता है, एथिक्स को निर्धारित करने वाली चीज़ें क्या हो गया। अब तो इतना डिस्कशन में तो आपको समझ में आ गया।
इस सिलेबस में लिखा था एसेंस ऑफ एथिक्स एंड डिटर्मिनेंट। क्या डिटरमिन करता है ये? थोड़ा समझ लें कि एथिक्स किन बातों पर निर्भर, मतलब इसको निर्धारित करने वाली चीजें क्या है, क्या व्हाट डिटरमिन्स दिस थिंग। अभी मैंने एक बताया कि देखिए ह्यूमन बीइंग बाय नेचर भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमने आडंबर करके अच्छा कर लिया है। गुडनेस हमारा नेचर में भी है, एथिकल नेचर भी है। नेचर समझते हो ना, बाय बर्थ भी हम वैसे हैं। तो एक डिटर्मिनेंट इसका कौन सा हो गया? नेचर। नेचर का मतलब आप जो समझना है समझ लो। नेचर का मतलब हेरिडिटी, नेचर का मतलब जीन। जो ह्यूमन पूल का जीन है ना, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का एक कॉमन इमोशंस है कि दया आएगा आपको। तो दया, करुणा, ये सब जो शब्द है वो कोई ऐसा शब्द नहीं है, ये ह्यूमन ट्रेट्स हैं, इमोशनल ट्रेट। इस सब में कम या ज़्यादा होता है। तो बताओ उसका नेचर है कि नहीं? ऐसा नहीं था कि खाली डब्बा में हमने अडॉप्ट कर लिया सब कुछ। ये नेचर वाली चीज़ है। और दूसरा जो एक है वो कह सकते हो इन्वायरमेंट, जिसको नर्चर कहते हैं। इसको आप इन्वायरमेंट मान लो। मतलब दोनों से एथिक्स का वो बना हुआ है। आज कई लोगों का मानना है कि एथिक्स कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, लेकिन देखो ना, हर एक कंट्री और कल्चर और कंटेक्स्ट में ये चीज़ें हैं। मानवीय स्वभाव में यानी ह्यूमन नेचर में एथिकल होने का गुण है। रिसर्च बताती है कि जब एक छोटा सा बच्चा रोना शुरू करेगा, देन अदर किड इन द विसिनिटी वुड ट्राई टू काम डाउन। वो कुछ उठा के उसको देगा। रिसर्च बताती है, उसको उंगली से टच करेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज दिस समटाइम इंडिकेट्स, एक आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इसका। एक छोटा बच्चा जिसको उतनी कुछ भी समझ नहीं है, वो क्यों उसको ऐसा करता है? दूसरा रिसर्च देखो, किंडरगार्टन में रिसर्च हुआ कि जब एक छोटे बच्चे एक रोना शुरू करता है तो सारे के सारे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट डज मीन? ये लगता है कि ह्यूमन इमोशंस आर बायर्ड। हमारा कुछ कॉमन नेचर भी होता है ना, जो नेचर ने हमको दिया है। तो आप किसी को रोड पर देखो कि वो बहुत ही दर्द से तड़प रहा है, आपको भी अफेक्ट करेगा वो। सो वी दिस काइंड ऑफ इमोशन, एम्पैथी इज रूटेड इन आवर मेकअप, साइकोबायोलॉजिकल मेकअप। जो हम फील करते हैं वो नेचर से भी दिया हुआ। ऐसा नहीं कि केवल प्रोग्रामिंग कर करके डाल दिया हम लोगों ने। वी आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड टू बी एथिकल। बट कहोगे कि कुछ लोग बड़े पैथोजेनिक कैसे होते हैं, बहुत ही ब्रूटल मर्डर कर देते हैं। मतलब वही है, जैसे सब लोग एक एवरेज हाइट के भी होते हैं, तो कोई बहुत कम हाइट का भी हो जाता है और कुछ ज़्यादा हाइट का भी हो जाता है। तो नेचर की प्रोग्रामिंग में आपको रेंज मिल जाएगा। इट इज़ अ कॉमन थिंग, पीपल विल वेरी अलॉन्ग दैट ट्रेड्स, है ना। तो एक आधार ये भी बनता है। आपको ये देखना चाहिए आपको कि कौन कौन से आप एविडेंसेस डाल सकते हो कि नेचर को प्रूव करने के लिए कि हाँ एथिकल नेचर होता है इंसान का। सोचना आप, हर चीज़ जो है रेडीमेड चाहिए क्या तुमको? देख लो आप, मैंने एग्जांपल दिया किंडरगार्टन का, मैंने एग्जांपल दिया कि लोग जब दूसरे में होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है लोग फील करते हैं, स्ट्रांगली फील करते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर है और समथिंग इज सो ऑब्वियस दैट डजंट रिक्वायर एनी एविडेंस, है ना। तो ये नेचर वाला एस्पेक्ट को भी हमको बताना है कि एथिक्स लाखों में कहें कि सोशली कल्चरली कंस्टिट्यूटेड मोरालिटी है, लेकिन इसका एक बायोलॉजिकल कनेक्ट भी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये नहीं होता तो हम शेर को एथिकल बना सकते थे ट्रेनिंग से? कभी सोच के देखना, बना पाते हैं? एक आपने पढ़ा होगा बेसिक बुक में था कि शेर को पालता है और अचानक से एक दिन वो सहला रहा था अपने शेर को, और वो उसका पैर पे कुछ हल्का सा कुछ वुंड था, जख्म था, तो उससे लीक कर रहा था। अब उसको थोड़ा सा वो लग गया, अब उसको करने लगा, जैसे ही हटाना शुरू किया तो तेजी से गुर्राया। वो पेट था उसका अपना, तो अंत में उसको गन मंगा के उसको सर में गोली मारना पड़ा। मतलब समझ में आया कि आप उसको एक
आर्टिफिशियलिटी के कारण आप उसको अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने नेचुरल ड्रिफ्ट में जाएगा नेचुरली। तो इंसान कितना भी खराब हो उसके अंदर कुछ जरूर एथिकल रहेगा। माने कम बेस आप डिबेट कर सकते हो कि कुछ लोग तो बड़े ब्रूटल मर्डरर होते हैं डेफिनेटली होते हैं, लेकिन अगर लार्ज डेटा को एनालाइज करें तो ये भी सपोर्ट मिलता है कि हमारा नेचर भी ऐसा है, ठीक है। दूसरा इन्वायरमेंट के बारे में ये देखो कि एथिक्स को, बिकॉज एथिक्स इज डिटरमिन्ड बाई कल्चरल फैक्ट, कल्चरल सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। तो जहाँ पे ये वैल्यूज है ना, इन्वायरमेंट में आप किन को लेते हो डिटर्मिनेंट्स में देखो, व्हाट डिटरमिन्स, इन व्हाट वे यू लर्न दिस एथिक वैल्यूज जो है एक्वायर्ड होता है बहुत। अगर आप हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सिगमंड फ्रॉइड एक था वियना का साइकोलॉजिस्ट, उसने कहा कि भाई 6 वर्ष की अवस्था तक एक बच्चे जो अपने माता पिता से सीख लेते हैं बहुत ही स्ट्रांगली इंटरनलाइज हो जाता है। तो अगर उनके पेरेंट्स वैसे हैं जिसके साथ वो आइडेंटिफाई कर पाए, आइडेंटिफाई कर मतलब उसके जैसा हो जाना। एक बच्चे के लिए कौन हीरो है? उसका माँ बाप। तो 6 वर्ष की अवस्था तक वो उसके साथ अनकॉन्शियसली अपने को उसके जैसा हो जाना चाहता है। तो अगर आइडेंटिफिकेशन उसका सही से हुआ, ये अपने आप होता है, बस आप अच्छे पेरेंट्स हैं बस, तो वो वैल्यूज़ इंटरलाइज कर लेता। तो इसमें हमारा कोई कॉन्शियस बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, बस इतना होता है कि घर का माहौल, पेरेंट्स के साथ रिलेशन, ये सब मायने रखता है। लेकिन एक और जो इसके मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं कि ये जो इन्वायरमेंट है उसमें कैसे चला जाता है। तो एक है कि आप देखिए कि एक टेक्स्ट बुक पढ़िए आप कि विमेन को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और आप देखो कि हमारी माँ का रिस्पेक्ट मेरे फादर नहीं करते ज़्यादा, ठीक, ध्यान रखना इस बात। एज ए चाइल्ड जो वो सीख रहा है, व्हाट इज बीइंग प्रीच्ड, जो सिखाया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। आपने अगर बेसिक नॉलेज है तो जानते ही होंगे कि सोशल लर्निंग होती है कि व्हाट यू से एंड व्हाट यू सो, जो आप कह रहे हैं और जो आप दिखा रहे हैं किसका इंपैक्ट ज़्यादा होता है। रिसर्च बताती है जो आप दिखा रहे हैं। एक बार आप लाख कितनी बोल दो कि वीमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसने देखा है फर्स्ट प्लेस पे कि वहीं तो मेरे घर में कहाँ रिस्पेक्ट हो रहा है, तो वो उसके दिमाग में, जेहन में कभी भी वो कन्ग्रुएंसी नहीं रहेगा। और वो फॉलो किसको करेगा? आपने कहा है, आपने किया है, तो फादर आइडियल है, उनके रोल मॉडल, वो कैसे गलत होंगे? फॉलो वही करते जो उनके। इसलिए कहा जाता है कि एक पेरेंट्स आर फर्स्ट टीचर एंड फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल, कहते हैं ना। तो हम यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि जैसे इन्वायरमेंट में सोशल, फिजिकल इन्वायरमेंट से वैल्यूज नहीं बनता, सोशियो कल्चरल बोला मैंने। सोशियो कल्चरल का मतलब क्या हो गया? सोसाइटी एंड कल्चर से ही बनता है। तो वैसे कल्चर में जहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जाता है ऑटोमेटिकली पर्कुलेट होगा। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है ना, जैसे सोशलाइजेशन से क्या होता है कि दैट जस्ट यू हैपन टू बी इन सेम फैमिली एंड सोसाइटी, यू एक्वायर मेनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज। आपको कोई बढ़िया से सिखाता है ABCD करके, वो जो बोलना सीखना है वो अपने आप सीख जाते हैं। समथिंग लाइक दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दिस मोरल जजमेंट विल बी अफेक्टेड बाई व्हाट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन दैट सोसाइटी। तो आपके जो रोल मॉडल्स हैं, चाहे वो टीचर हो, फादर हो, पेरेंट, मदर हो, जो भी जो आपके रोल मॉडल हैं बचपन से लेके, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। सिगमंड फ्रॉइड तो कहता है फर्स्ट 6 ईयर में जो हो गया। तो वैसे ही हम मान लेते हैं कि चलो बचपन की अवस्था में, एडोलेसेंस से पहले तक जो चीज़ भी देखा आपने, उसका इम्पैक्ट बहुत गहराई से होता है। लेकिन बाद के समय में भी अगर हम ऐसा देख रहे हैं, आज ये बहुत बड़ा कारण बनता है पॉलिटिकल करप्शन, कि पॉलिटिकल करप्शन क्यों हो रहा है, इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक जनरेशन देख रहा है अगला ऐसे ही करता है। कितना आप लिमिट लगा रखे हो पैसे का, खर्च का, कितना खर्च होता है? तो रियल प्रैक्टिस में तो ये हो रहा है, तो लोग तो देखते ही है ना। व्हाट इज बीइंग कोडिफाइड इज अनदर थिंग। तो वापस आते हैं यहाँ पे, हमने डिस्कस करना है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, ठीक है, कि एथिक्स के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। तो आप क्या बताओगे? इसके डिटर्मिनेंट 2 हैं। एक लगता है हमारा नेचर है, कुछ लोगों के व्यक्तित्व, कुछ टेम्परामेंट ऐसा होता ही है कि हम जो है कम एथिकल हो सकते हैं, ज़्यादा क्रूएल होते हैं।
लेकिन वही नेचर ने कई लोगों का स्वभाव ही ऐसा बनाया कि ज़्यादा होता है। तो ये नेचर वाला बात है नहीं, और हम किस इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं उसका भी फर्क आता है। ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट एक बड़ा शब्द है। इन्वायरमेंट का मतलब माता पिता केवल नहीं होता। एक ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर नाम का रिसर्चर था, वो इकोलॉजिकल मॉडल दिया कि देखिए आप घर में रहते हैं, उसके आसपास का कम्युनिटी है, उसके आसपास का इंस्टीट्यूशंस है, उसके आसपास मतलब एक जो है ना आप एक इमीडिएट इन्वायरमेंट और एक रिमोट इन्वायरमेंट सभी कुछ प्रभावित करता है आपको। ठीक है। जैसे बोले आप मान लीजिए कि इंडिया में पैदा हुए हो, तो आप रामायण महाभारत इन सब चीज़ों को तो सुने ही होंगे, चाहे किसी भी हिंदू हो मुस्लिम हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सुनते तो ज़रूर। और उसके कहानियाँ और ये सब रामायण और ये सब चीज़ें देख के आप पले बढ़े हो, तो आपका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो रहेगा ही आप पर। वी आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज़ इन्वायरमेंट है। उसी तरीके से अगर आप आपके विसिनिटी में कोई मुस्लिम फैमिली है, पारसी फैमिली है, सिख फैमिली है, उसका इम्पैक्ट आप पे आया ही आएगा। तो ये सोशल इन्वायरमेंट की बात है, और इमीडिएट और रिमोट दोनों की बात होती है, दोनों का होता है इसमें। इन्वायरमेंट में आपको मैंने बोला ना कि ये ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का इकोलॉजिकल मॉडल है, ज़्यादा उसको टेक्निकल नहीं बनाएंगे, या ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब इन्वायरमेंट को ऐसे समझिए आप, ये देखिए कंसेंट्रिक है, क्योंकि मतलब इन्वायरमेंट केवल ये वाला नहीं है, इसके बाहर वाला भी है। बहुत सारे नाम दिया, मत लिखो इसको बोलते हैं मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, ऐसे करके नाम दे दिया कि मतलब इन्वायरमेंट कहने का मतलब इन्वायरमेंट इमीडिएट भी होता है और रिमोट भी होता है, और दोनों का इम्पैक्ट होता है। ठीक है। तो आप ये लिख दोगे इसलिए ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये रियलाइजेशन की हाँ इन्वायरमेंट कई लेवल के होते हैं। हम जो रह रहे हैं, जैसे जो चीज़ें एक सोशल इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, जो जिस वैल्यू सिस्टम के आसपास आप पले बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट आप पे दिखेगा ही। फॉर एग्जांपल ट्रियांडिस नाम का एक रिसर्चर था, वो बोला कि जो आप पूरा ईस्टर्न सोसाइटी को देख लीजिए, ईस्टर्न कल्चर को, ट्रियांडिस नाम है, हाउ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो कहता है ये कलेक्टिव नेचर का है, ये पूरा का पूरा कलेक्टिव सोसाइटी है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आप जब सोचते हैं द वे यू थिंक फील एंड बिहेव, वो सारा का सारा चीज़ ना इस वैल्यू से इन्फ्लुएंस होता है, यो कलेक्टिविज्म से। और कलेक्टिविज्म क्या फिजिकल इन्वायरमेंट में है क्या? आपको बांध के कोई रखा है क्या? कलेक्टिविज्म यहाँ है, वो सोशल इन्वायरमेंट में है। देखिए चलते आगे। तो अगर तुम्हें कोई पूछ दे कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, तो क्या बताओगे? मतलब नेचर वाली बात तो ये है कि हाँ स्वभावगत भी लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, तो इसको कहने का मतलब है कि उसमें भी बोलना सही है कि कुछ लोग में एथिक्सकल नेचर होता है, और कुछ जो है अगर मान लीजिए कि जैसे आपका देख कंपैशन सीखने से ही नहीं होता, उसका जो इनबिल्ट थोड़ा वो ट्रेट भी है, वो अंदर से भी है वो चीज़, इसलिए वो होता है। बाहरी इन्वायरमेंट उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है। अगर उसको बढ़ा देगी तो बढ़ जाएगा। और तो इन्वायरमेंट का ये रोल है। लेकिन कोई चीज़ अगर अंदर है नहीं और आप केवल बाहर से डाल के हो जाए, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है ना। कमो बेस हमारा स्वभाव ही एथिकल होता है, ध्यान रखना ये चीज़ को, ठीक है। उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है सुटेबल इन्वायरमेंट देकर। जैसे हम क्रूएल है और ऐसा हमको अफगानिस्तान के जैसा गन पकड़ा दो, तालिबान के जैसा, समझ में आ जाएगा मेरा क्रूएल्टी और बढ़ जाएगा कि नहीं। और अगर हम क्रूएल है और दलाई लामा के पास बैठा दो, अब बोलो यही रहना है, बोलो क्या होगा, है ना। मतलब या तो दलाई लामा बदल जाएंगे तो हम बदलेंगे। मेरा कहने का मतलब कि अगर हमको बदलना हो तो हमारे अंदर क्या बदलाव होगा, रीइंफोर्स नहीं हो रहा ना वो चीज़, इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्रूएल्टी मैनिफेस्ट नहीं होगा वो चीज़ों को। एक साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, समझे, ये देखो पढ़े ही होंगे, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। मतलब कोई बीमारी अगर किसी को हो रहा है तो उसके अंदर वो वल्नरेबिलिटी पहले से भी होगी,
ठीक है, लेकिन अगर उसका इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि आप के अंदर वल्नरेबिलिटी है कि आप सीजोफ्रेनिक हो सकते हो, लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जो बहुत ही कन्फ्लिक्ट रीडेन नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल नहीं है, तो शायद आपको ज़िंदगी में कभी हो ही ना। वल्नरेबिलिटी है तो आप में बहुत ही करुणा होने का भी था और सब कुछ था, लेकिन आपका इन्वायरमेंट अगर मिलता है तो आपको होगा, नहीं हुआ तो नहीं। अगर वही तरह से आपके अंदर वो क्रिमिनल वाला ट्रेट है दिमाग में, मतलब डेविएंट ट्रेट है, मतलब उसका आपका पर्सनालिटी भी वैसा है, लेकिन इन्वायरमेंट अगर सपोर्टिंग कर दे तो और बढ़ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं बढ़े। तो यही चीज़ है इसमें। किसी को जैसे समझो मेडिकल में कि किसी को डायबिटिक है, जेनेटिक डायबिटिक है, लेकिन वो अपने फूड इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके रखा है, स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज रखता है, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करता रहता है, तो डायबिटीज बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं होगा, ये कह रहा हूँ। तो डायथेसिस हुआ जेनेटिक यानी नेचुरल, और स्ट्रेस इन्वायरमेंट। इसी मॉडल से समझ गए एथिक्स वाला भी। मुझे पर्पस था केवल समझाना, यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं लिखना है और एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं, हम तो एथिक्स की बात कर रहे हैं। इसका अगर हम समरी बोले ना तो इसका कह सकते हो कि मानवीय स्वभाव यानी कि ह्यूमन का नेचर कैसा होता है, कोई पूछ दे तो बोलोगे कि ये स्वभावगत रूप से भी एथिकल होते हैं हम, भले ही उसको हम दूसरा शब्द दें, लेकिन एथिक्स में जिस ट्रेट को हम वैल्यू कर रहे हैं वो हमारे स्वभाव से भी निकल के आता है। मैंने बताया ना, कई एग्जाम्पल दिए उसमें, ठीक है। ये डायमेंशन थोड़ा समझ के रखना, ऐसे ब्लंटली लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो भी बात करो उसका कुछ बेस होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे क्या लिखे, आपकी क्या अथॉरिटी है, चाहे हमारी क्या ऐसे लिख दिए कुछ भी, कुछ बेस पे तो बताओगे कि किस आधार पर आप ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने बताया ना उसका बेस है। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? ये हमने जो 22 का मार्क किया वो एथिक्स इसी का इंटरफेस का है ना। कहते इट इज बिलीव दैट एडहेरेंस टू एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस वुड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम। इफ सो व्हाट डज एथिक्स सीक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ? हाउ डू ethical values assist in resolution of conflict faced by him in his day to day functioning? देखो, भले ही आप टेक्निकल वर्ड ना जानो कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है नहीं होता है, लेकिन अब आप चीज़ों को समझ रहे होगे कि एथिकल ऐसे मोटे उतर के अगर इस क्वेश्चन को समझना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। मैं सपोज कि कैपिटलिस्ट हूँ, मैंने आपको एम्प्लॉय किया है, आप अपने हित तो देख रहे हो, यू आर गाइडेड बाई योर इंटरेस्ट, आई एम गाइडिंग बाई योर इंटरेस्ट। तो ये दोनों इंटरेस्ट वाली गाइड जो हो रही है इंस्टिंक्चुअल है, सभी अपने अपने ग्रीडी होते हैं, सभी अपने अपने इंस्टिंक्ट से जाते हैं, लेकिन एक कॉमन एथिकल गाइडलाइन होता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि देखो, आप पुलिस पर्सनल हो, आप स्ट्राइक नहीं करोगे क्योंकि इमरजेंसी सेवा है ना। डॉक्टर भले कर देता है, बहुत सारे बिहार में एग्जाम्पल आता है स्ट्राइक है, लेकिन मेडिकल पर्सनल को ये कहा गया कि आप स्ट्राइक नहीं करोगे क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ तो एक कॉमन इंटरेस्ट। उसी तरीके से अगर हम देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्टीज़ हैं, एक अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ये है एक पार्टी अपने लेबर को दे के अपने शेयर को लेना चाहता है। एक कैपिटलिज्म की जो फिलॉसफी रही है कि वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा ना, और वो करने के लिए क्लास तो होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कम किया जा सकता है? तो बोले कि आप ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स को लेके आइए। जैसे कि मोटे तौर पे आपने इस एरियाज में ज़मीन ले लिया, बहुत सारा चीज़, तो उसका एक का दिया कहते चलिए आपको इस लेवल का इनकम होगा, पर्टिकुलर लेवल का, तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना पड़ेगा, 2% इनकम का आप उसको देंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, तो उसके अलग अलग वेलफेयर चीज़ों के लिए है, उसके जो सैलरी रेज है, उसके जो वेलफेयर की जो चीज़ें हैं वो भी आप करेंगे, ये सर्विस गाइडलाइन में है। अब आप कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस को केवल मत लिया ना, ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि हम अगर दोनों पार्टी अगर एक कॉमन एथिकल कोड को फॉलो करे तो स्मूथ फंक्शनिंग होगा, क्योंकि वो कोडिफाइड होगा ना। जैसे कि आप एक मोटे तौर पे देख लेंगे, आप कह रहे हैं कितने घंटे आप काम लेंगे, बोले मैं 8 घंटे काम करूँगा, और बोले कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नीड है कि अभी कोई आया नहीं है, तुम कैसे चले जाओगे? आपने कम लेबर, आपके लेबर फोर्स कम है, तो आपने कुछ गाइड तो बनाया होगा कि किसी व्यक्ति से
जैसे दिल्ली पुलिस के कई कांस्टेबल बोलते हैं कि आप स्लीपी क्यों फील कर रहे हो, बोला मुझे ओवर टाइम करता रहता हूँ मैं बैठ के, कोई रिलीव करेगा तभी तो मैं जाऊँगा। तो ये एक क्या होगा, वायलेशन हुआ। तो ऊपर के ऑफिशियल्स चाहे कंस्टेंट हो लेकिन इसको एड्रेस तो करने की कोशिश करते हैं। वही ऑर्गेनाइजेशन में है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, ये जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वहाँ पे एक गाइडिंग प्रिंसिपल क्या निकल के आता है, कोडिफाइड एथिक्स। एथिक्स जो है, एथिक्स क्या है, मोरालिटी। तो यहाँ पे जो मोटे मोटे लिखा हुआ है, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इट इज़ बिलीव दैट adherence to ethics in human action would ensure in a smooth functioning of an organization or system। system मतलब कोई भी सिस्टम उठा लो, है ना। if so what does ethics seek to promote in human life, how does ethical values assist in resolution of conflict faced by him in day to day functioning। ऑर्गेनाइजेशन और डे टू डे फंक्शनिंग के लेवल पे आप बताओ कि एथिक्स कैसे हेल्प करता है। नहीं समझे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि खिलाफत मूवमेंट के टाइम में या वर्ल्ड वार के टाइम में जो याद है, तो गांधी जी से कहा कि भाई आप ब्रिटिशर का सहयोग करने के लिए वो कर रहे हैं। तो बोला कि ये क्राइसिस का टाइम है, ये हम उसके लिए टाइम नहीं हम करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, और जब हमको ये नॉर्मल हो जाएगा तब अपने अधिकार की बात करेंगे। तो जो कहा कि एक अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो गांधी जी ने यही कहा था ना कि ये तो अनएथिकल होगा ना, कि जो हमारे साथ रूल कर रहा है भले ही, लेकिन वो उसके साथ हम बिट्रेल होगा ना, कि वो लड़ाई लड़ रहा है, हम इधर भी रिवोल्ट कर दिए, तो ये अनएथिकल होगा। वही कुछ ऐसा ही है, पैरेलल मैं बता रहा हूँ, और बाद में हम उसका डिमांड रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है कि एथिकल प्रिंसिपल क्या कहता है, रिजोल्यूशन मान लिया जाए कि स्लो डाउन हो रहा है चीज़ें, तो आप ये भी बात ये है कि ऑल ऑफ ए सडन आप निकाल दो, ऐसा भी ठीक नहीं होगा। सैलरी कट करते हो, अभी कोविड में देखा होगा कि भाई कोविड में अचानक से आप सैलरी बंद कर दोगे तो कैसे सर्वाइव करेगा। तो आपको कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो देना होगा। तो एक कोड जो है, एथिक्स है, एथिकल प्रिंसिपल बहुत सारे कोडिफाइड होते हैं, वो तो उसके आधार पर काम होता है। और कई ऐसे अनफोर्स सिचुएशन के लिए एथिकल जजमेंट लिया जाता है हायर अथॉरिटी के द्वारा। होता ये है कि दोनों के इंटरेस्ट को हम बैलेंस करेंगे, यही ना, अदरवाइज क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगी। जहाँ पे दो पार्टी है, एक दूसरे का म्यूचुअल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्टेड है, वहाँ पे तो लड़ाई ही होगी ना, और क्या होगा। आप ज़्यादा काम करोगे, हमको प्रॉफिट ज़्यादा है कि नहीं, और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बचाऊंगा, आप चाहोगे क्या इतना जितना काम है उसकी सैलरी बढ़ाओ, मुझे चाहोगे कि नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, तो क्या होना चाहिए, एक आप बना लेते हो कि भाई देखिए, आप एक अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है, प्रॉफिट का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप उस समय आप कर सकते हैं। लेकिन अगर क्राइसिस में जा रही है, उस समय छोड़ के नहीं, बिना नोटिस का आप छोड़ के नहीं जा सकते। बहुत सारे ऐसे कुछ गाइडलाइंस हम बना लेते हैं जिससे स्मूथ फंक्शनिंग हो ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम का, ठीक है। जैसे हमने पुलिस का एग्जाम्पल दे दिया, मेडिकल सिस्टम का एग्जाम्पल दे दिया कि आप कह दो कि मैं स्ट्राइक पे हूँ, तो ये स्मूथ फंक्शनिंग होगा, कभी नहीं होगा। भले ही आपके साथ आपका डिमांड जस्ट हो, सही हो, तब भी आप उस समय मना नहीं कर सकते उस सर्विस के लिए, एसेंशियल सर्विसेज के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात। तो एक एग्जांपल थे कि आप इस बात को रख सकते हो। ये कमोबेश सभी ऑर्गेनाइजेशन में लागू होगा। हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ का, एथिक्स। सुनो, हमने बताया कंसेप्ट ऑफ एथिक्स, फिर बताया हमने एसेंस वो जो है उसके, मैंने बोला कंसेप्ट आप सीखिए, आप डेफिनेशन आप अपने तरीके से लिख सकते हो। अब कोई बोलेगा व्हाट इज मोरालिटी, तो बोले मोरालिटी एज आर आइडियल प्रिंसिपल्स दैट गाइड बिहेवियर। अब इसके मैंने बताया इसके जो डिटर्मिनेंट क्या है, फिर मैंने बताया कि एथिक्स के डिटर्मिनेंट भले ही आपको लगता हो कि अडॉप्टेड होता है, ह्यूमन का बनाया हुआ होता है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर से मैच किया हुआ होता है। इसलिए हमने अनाप शनाप कोई नियम नहीं बना लिए हैं, है ना। और इसके दो रूट है, एक हमारा नेचर भी है और दूसरा हमारा सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट भी है। जिस वैल्यूज़ को हम प्रमोट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसी कंटेक्स्ट में ये सब क्वेश्चंस मैं ले रहा जो प्रीवियस ईयर में है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो डिटर्मिनेंट क्लियर हुआ।
कंसिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, इसका मतलब ही समझा दिया है, इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से कर दूंगा। डायमेंशन ऑफ एथिक्स क्या होगा, ये सब बेसिक्स है, इसको देख लेते हैं, फिर PYQ करेंगे। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, तुम नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, बताओ जल्दी से। डायमेंशन ऑफ एथिक्स का मतलब क्या हुआ? अरे इतना क्यों सोचते हो इसमें? डायमेंशन मतलब नहीं हो सकते क्या? क्या डायमेंशन का मतलब हुआ कि जैसे एथिक्स क्या है तुम्हारे नज़रों में, तुम्हारा दिमाग चल जाना चाहिए उस पर। एथिक्स क्या है? बोलो मोरालिटी है। मोरालिटी क्या है? बोले वैल्यूज है। बोले अल्टीमेटली वैल्यूज क्या है? बोला आइडियल्स है। वैल्यूज तो समझ में आता ना, कल्चरल आइडियल्स, बार बार बोलो कल्चरल आइडियल्स। अरे तुम अपने फादर का रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ये कल्चरल आइडियल है हमारा, हाँ? तो वही चीज़ है। अब जैसे शादी करने जा रहा है कोई और बोले कि हमारी मर्जी, मैं जिससे करूँ, तो हमारा कलेक्टिविज्म आ जाता है बीच में। अरे तुम पूछ लिया करो, हम रिलेटेडनेस। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा था पिछले क्लास में कि ये जो अभी बिहार और होली में और अति में छठ पूजा में जो लोग जाते हैं, कैन यू इमेजिन कि कोई वॉशरूम में खड़ा होकर जा रहा है और 18 घंटे 20 घंटे खड़ा होकर सामान लेके जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है? ये जवाब के दे के दिखाओ, क्या क्यों जा रहा है वो? बोला वहाँ जा रहा है कि पूजा होगा और मिठाई खाएगा। बोला कि वो उतना पैसा तो लगा के खा रहा है बाथरूम में भी, और उससे बढ़िया यहाँ भी खा सकता था, और उतना भाड़ा लगा के दिया है भी, और टीटी को फाइन भी दिया है। मतलब टीटी ने दिया, बोला कि जनरल टिकट है सर, हमारा एक्स्ट्रा पर्ची बनवा दो। बोला इसको फाड़ के फेंक दो, और पूरा पैसा लिया उससे। ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। जब इतना कुछ पेंट्स करके और वहाँ जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? कभी सोच के देखो तो लगेगा कि छठ मनाने जा रहा है। बोले ये तो नैरोअर लेंस है ना, थोड़ा ब्रॉडर लेंस और एथिकल लेंस से देखो तो जरा सा। एक कलेक्टिव सोसाइटी है, रिलेटेडनेस नीड है। होली दशहरा इन सब चीज़ों पे जो जाता है 1-2 बार, वही उसके रिलेटेडनेस नीड को पूरा करता है। उसको लगता है हम अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, हाँ? और ये कल्चरल वैल्यूज है, कलेक्टिवनेस है। नहीं तो क्या समझेंगे? एक पूरा एक जो यंग है, लेबरर स्टेट है बिहार, उसका तो पूरा ज़िंदगी बाहर ही कटता है। कभी सूरत कट रहा है, बॉम्बे कट रहा है, दिल्ली कट रहा है, वो आधा टाइम तो इधर ही रहता है, अपने फैमिली से फ़ोन पे ही बात करता है, रियल में कहाँ। तो आप मोटे तौर पे अगर आप देखें, सो व्हाई दैट पर्सन इज टेकिंग पेन, आप कहोगे पागल इतना घुस के जा रहा है इसमें, तुमको नहीं समझ में आ रहा है। चाइना में जो एक होता है, क्या कहते हैं, ड्रैगन वाला जो त्यौहार होता है, तो एक BBC का डॉक्यूमेंट्री आया कि आप अभी जो संघाई से उतनी दूर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? मुझे लगभग 22 घंटे, और वो भी बाथरूम के आगे खड़ा था। तो मुझे पैरेलल नजर आ रहा था कि क्यों वो जा रहा है उतना खड़ा होकर पेन लेकर। कैन यू एक्सप्लेन दिस थिंग? देख लो आप समझ के, वो पता चलेगा कि वो उसके आइडियल्स में, वैल्यूज तुम्हें जीने नहीं देगा ना। वैल्यू अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो गिल्टी फील करोगे, वैल्यूज नहीं करते तो आप अपने को स्टीम नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि हमारा आत्मसम्मान किस चीज़ से बढ़ रहा है, तो वैल्यू से बढ़ता है। वैल्यू बिहेवियर करो। इंस्टिंक्ट तो जानवर में भी है, क्यों नहीं है? सेक्स, भूख, प्यास, ये सब किस में नहीं है? सब में। तो वैल्यू तो वो चीज़ जो कंपैरिजन देख रहे हो कि एक चाइना का भी इंडिविजुअल वही कर रहा है, ये तो पैरेलल देखो, दोनों कलेक्टिव सोसाइटी है, दोनों कलेक्टिव सोसाइटी देखो, तो समझ में आ रहा है। कलेक्टिविज्म के कुछ अपने वैल्यूज हैं और उसमें मोरल वैल्यू भी। तो ये डायमेंशन ऑफ एथिक्स अगर आप देखोगे कि डायमेंशन क्या है, तो ये वैल्यूज के डायमेंशन है। अब समझ में आ रहा है कुछ मैं बोल रहा हूँ? मोरल वैल्यूज के डायमेंशन 3 है, देखो A, B और C, 3 डायमेंशन समझ लो। जिस चीज को आप आइडियल्स मानते हो, क्या मानते हो आइडियल? अपने कल्चर का ले लो, किस चीज को आइडियल मानते हो आप? देख लो ना, कुछ भी एक कोई मोरल वैल्यूज को ले लो। रिस्पेक्टिंग अदर्स, चलो इसी को ले लेते, ठीक है। तो उस चीज के बारे में फीलिंग रहेगा आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगी। वैल्यूज आर आइडियल्स, बट
values are internalized and it is a part of your psychological makeup. तो देखोगे कि लोग को ना गिल्टी कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस कैसा होता है, गिल्टी हो जाता है, मतलब अपराध बोध फील होगा जो चीज़ आप नहीं करो, वैल्यू कॉन्फर्मिटी नहीं करोगे तो, समझे। जैसे आपने अपनी ऊंची आवाज़ में बहुत बोल दिया अपने पेरेंट्स को, तो बाद में भले ही आप फैक्चुअली करेक्ट हो तब भी आपको लगेगा नहीं बोलना चाहिए था, देखो है नहीं बोलना चाहिए। तो ए है, अफेक्ट होता है ये, दिस इज अफेक्ट। जो वैल्यूज़ है उस पर बिहेवियरल टेंडेंसी भी होगा। जैसे हमने कहा कि अगर आप कलेक्टिव, आप वैल्यू, फैमिली की एक वैल्यू है, कलेक्टिव फैमिली एक वैल्यू है, तो आप उसकी शादी में नहीं जाओ, देखो कैसा फील होगा आपको कि अरे बहुत बुरा फील करेगा, मेरा वो है, मेरा भाई है, ये है वो, और वो यूएसए में रहेगा, बोला हम तो बिजी हैं उस समय मान लीजिए, तो आपको उतना, हम केवल मैकेनिज्म पे मत जाओ, कितना इमोशनली फील करेगा इस पे जाओ, कितना वो कन्फ्लिक्टेड फील करेगा। एक तरफ जॉब है, एक तरफ उसकी भाई की शादी है, और बोले जो, समझे। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बिहेवियरल टेंडेंसी भी रहेगा उसको जान। एंड सी फॉर कॉग्निशन, ये बिहेवियरल है और ये कॉग्निशन, जिस चीज़ की वो वैल्यू करते हो ना उसके बारे में थोड़ा नॉलेज भी होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाने के दौरान एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे वैल्यू कन्फ्लिक्ट होता है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट जो है जापान गया, जापान में वहाँ एक किसी प्रोजेक्ट पे गया था, वहाँ से एक लड़की से उसको प्यार हो गया, जापानीज़ लड़की से। दोनों ने फिर फैसला किया कि हम दोनों शादी कर लेंगे, वो ठीक है। तो एक दिन हुआ कि मुझे वो इंडिया वापस आना था उसको, तो बोला कि मैं पर्टिकुलर डेट पे वापस जाऊंगा, तो तुम हमें सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पे आओगी, टोक्यो एयरपोर्ट या कहीं था। तो उसने बोला हाँ आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी। लेकिन जैसे ही वो प्लान हुआ कि आना है, तो बाद में उसके ऑर्गेनाइजेशन ने उसका शिफ्ट चेंज कर दिया लड़की का, तो उस समय उसका काम हो गया। तो उसने बोला कि जो सुनो, हाँ मैं तुमको यहीं से सी ऑफ कर देती हूँ क्योंकि उस समय मैं जॉब में रहूँगी। तो बोला कि क्या बात करो, मैं यहाँ 4 महीने के लिए जा रहा हूँ, कम से कम एयरपोर्ट पे आओ, मेरा 3 घंटे फ्लाइट बाद होगा, तो 3 घंटे बैठ के बातें होते करेंगे। बोला तो उस समय मेरा काम होगा तो एक दिन छुट्टी ले लो, क्या जाता है। ऐसे ऐसे चलता रहा, उसने फिर फाइनली छुट्टी ले ली और वो लॉन्च में आई, बैठी, सब कुछ बातचीत हुआ। फिर जाते समय उसको एक लेटर पकड़ा दी लड़के को, तो उससे जो बड़ा लव लेटर लिखी होगी, प्यार से पढ़ेंगे फ्लाइट में। तो फ्लाइट में जो लेटर था उसका समरी लिखा हुआ था, वो मैगजीन में जहाँ पब्लिश हुआ था ये कहानी, उसमें लिखा था कि हिरोशिमा नागासाकी के बाद हमारी कंट्री ने जो सफ़र किया, तो हम लोगों की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम ठीक करें, और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने कंट्री से भी प्यार करते हैं, अपने लोगों से भी प्यार करते हैं। तो आज जब मेरी शादी नहीं हुई है, तो उसके कारण से मैं आज अपने को चीट की हुई। आज मैं, ये कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं था जिसके कारण से मुझे यहाँ आना पड़े, तो आज मैंने अपने कंट्री के लोगों के साथ चीटिंग किया है, ये मैं एग्री करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हम दोनों साथ रह के कुछ अच्छा अलायंस नहीं बना पाएंगे, हमारा एटीट्यूड बहुत अलग हो गया लगता है इस मामले में। तो कह दिया उसने गुड बाय। अभी कुछ देर के लिए सोचो कि अगर वो इंडिया में रहता लड़का, उसी को उल्टा जाती रहती, तो बोलता है कि कब है फ्लाइट, बोला शाम में, बोले सुबह में मैं आ जाता हूँ, छुट्टी लेके आ जाऊँगा। अगर इंडिया का वो लड़का रहता, उस जा रही होती जापान, तो बोलते कि अरे बहुत तो उस दिन काम है, बोला अरे मैं मेडिकल लीव ले लूँगा, कोई बात नहीं है। करते हैं कि नहीं आप, देख लो उठा कर, करते हैं। अब क्या समझ में आ रहा है, डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है। एक तो इंटरनलाइज वैल्यूज़ है लोगों के, वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो उसमें जब आप एनालाइज करो तो उसके वैल्यूज़ में ए था कि नहीं अफेक्ट, बी था कि नहीं बिहेवियर। देखो बिहेवियर था कि लॉन्च में वो गई, और साथ में कन्फ्लिक्टेड भी था। देखो वैल्यू कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मॉरल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक तरफ तो उसकी तरफ मोरालिटी और एक तरफ इसके तरफ। तो
एक समय ऐसा नहीं कि लेकिन बिहेवियरल टेंडेंसी रहेगा, जिस चीज़ को आप वैल्यू करेंगे उसकी टेंडेंसी रहेगी, और फाइनली उसके बारे में नॉलेज है। तो ABC डायमेंशन होता है वैल्यूज़ का। देख लो किसी भी उठा के कोई भी वैल्यू एनालाइज कर लो आप, ABC डायमेंशन ऑफ एथिक्स होता है। क्लियर हो गया ना? अब तुम अपने तरह से फिट कर लेना, तुमको जो भी पूछना है। लाओ मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई भी वैल्यूज़ है वो आइडियल है, तो आइडियल है कौन से आइडियल आप फॉलो करते हैं, है ना? तो मैस्कुलिनिज्म एंड फेमिनिज्म एक डायमेंशन है, वैल्यू डायमेंशन है इंडिया है ये। तो बोला कि कल्चरल डायमेंशन है, तो बोला कि अच्छा मतलब मैस्कुलिनिज्म हु टेक डिसीजन, वेयर इज द ऑथोरिटी। तो नर्चरेंस पे ज़्यादा जोर है या डिसिप्लिन पे जोर है? तो ये एक डिफरेंसेस है वैल्यू के। तो कल्चर डिफर करती है, लेकिन हर में आप देखोगे कि ये 3 डायमेंशन जरूर रहेगा। क्लियर हुआ ना? इस पे क्वेश्चन लेंगे, लेकिन रुक जाओ अभी थोड़ा। और ये है डायमेंशन ऑफ एथिक्स, ठीक है? तो आई थिंक ये हम लोगों ने समझ लिया एथिक्स। और फिर जो है 1-2 क्वेश्चंस मैं देखता हूँ। Crisis of ethical values in modern time is traced to a narrow perception of good life. Discuss. मैं कंटेक्स्ट में देख लेना। Crisis of ethical values in modern times is traced to a narrow perception of good life. Discuss. यहाँ पे इससे नहीं है, मतलब है तो इसी से जुड़ा हुआ, मतलब क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज मतलब क्या हुआ? जैसे ऐसे बना देना एग्जाम में, ठीक है, साफ सुथरा जो दिखे उसको आप। अब जैसे इसको लिखना है ना एग्जाम में, तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख देना क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यू, और फिर लिख देना ऐसे कि नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, ये वाला। तो अब आप इसको भी थोड़ा बता दो और इसको बता दो, और तब दोनों को रिलेट करो। ये समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं कि कुछ कुछ लिखते जा रहे हैं, उसी पॉइंट पर लिखना है आपको। मैं रिपीट कर देता हूँ दैट कहाँ गया? द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स। इन मॉडर्न टाइम लिख दो कि तुम ना, इन मॉडर्न टाइम। और ये इसके कारण नैरो परसेप्शन, मतलब कि ये कारण है और ये इफेक्ट है, ये समझ लो कि इसके कारण से ये हो रहा है। ठीक, अब बताओ क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज का मतलब क्या है? हेलो, lack of erosion of values. lack of erodence of value. No, sir. Lack of value, erosion of value. हाँ, देखो सबसे पहले तो हमको ये बताना कि व्हाट डज इट मीन कि क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज। तो क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज का इतना मतलब समझ लो कि एक होता है मटेरियल वैल्यू, पैसे, ज़मीन, जायदाद, घर, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। और एक होता है मोरल वैल्यूज़, मोरल वैल्यू जिसको हम एथिकल वैल्यूज़ कहते हैं। क्राइसिस तो तब आता है ना जब डायलेमा क्रिएट हो। तो ये है, इन दोनों में चलता है। एग्जाम्पल दूँ, IAS बन गए, बड़ा सा जॉब हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी, IAS का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब ये है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा दहेज दे रहे हैं, मोरल वैल्यू है दहेज नहीं लेना चाहिए, देख लो।
बोला ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा बेटा, बार बार पेरेंट्स समझाएंगे, वो घर वाले से पागल हो गए हो, दुनिया में सबको मिलता है ये, आई हुई लक्ष्मी को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेमचंद लिखते हैं कि अरे नमक का दरोगा एक कहानी था, उसमें बोलते थे कि सैलरी तो पूर्णिमा का चांद होता है, वो एक बार दिखाई देगा, धीरे 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 महीने में ख़त्म, और जो बहता हुआ नदी है वो है ऊपरी कमाई। नमक का दरोगा टाइटल था। तो कहने का मतलब कि सोसाइटी में भी आपको प्रेशर आएगा। एक इन प्रिंसिपल आप जानते हो कि आपने पढ़ा लिखा, अच्छा ऐसे लिखा, ये 140 मार्क्स ले आए डॉरी सिस्टम पे अगेंस्ट में लिख के बढ़िया से, है ना। और यहाँ पर एक्चुअल में चीज़ें देखो, मोरल वैल्यूज़। मैं यहाँ पे थोड़ा एनेक्डोट ऐड कर दूँ, थोड़ा सा एनेक्डोट ये है कि मैं जब हाई स्कूल में था तो एक जगह पे, तो हमारा एक दोस्त जो है डॉरी सिस्टम पे लिखा ऐसे, और मेरा सेकंड आया, उसका फर्स्ट आ गया। तो ठीक है, जब उसकी शादी होने लगी तो उसने वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक जॉब था उसका उस समय, तो वो जो मंडप होता है ना, तो उस पर उसको कैश गिन के दे रहे थे, वो वहाँ पे वैसे बैठा हुआ था। तो मैं उसके कान में जाके बोला कि इसी कारण से तुम फर्स्ट प्राइज़ में जीते थे और मैं सेकंड में आया था, नहीं समझे। बोले देखो इसी पे लिखे थे तुम, तो बस ऐसे करके कहा उनको बाद में, बट तुम बड़े वो प्रैक्टिकल इंसान नहीं हो। मैं एक एनेक्डोट बता रहा हूँ अपनी कहानी। तो मैंने कहा कि तुम बड़े प्रैक्टिकल इंसान नहीं हो, ये जो चीज़ें ऐसे थोड़ी सोचे जाते, वो तो ऐसे लिखना था। तो अब समझ में आया। और कालांतर में इन कोर्स ऑफ टाइम मैं अपने बारे में ऐसे ही कुछ बताता हूँ, हमने 0 पैसा दहेज लिया था, सेकंड प्राइज़ था, और वो बोला तो फर्स्ट प्राइज़ जीता था, और वो अब समझ में आ गया, अब वापस आ जाओ इधर। तो ये चीज़ है कि व्हाट इज़ इन लाइफ, समटाइम व्हाट इज़ गुड लाइफ यू स्टार्ट डिफाइनिंग विथ मटेरियल वैल्यू। एक कार मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए, थार, और क्या चाहिए तुम्हें। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया ना कि कई लोगों ने थार के लिए अपना इंटरव्यू दे दिया। ये आईएएस जो क्लियर की एग्ज़ाम, मैं मजाक में क्यों बोल रहा हूँ इसको, ये कनेक्ट कर पाओ आप। तो एक साइड मटेरियल वैल्यू है। हमारे ही एक स्टूडेंट को कॉल आया कि भाई 27 लाख, है ना। एक ने उसमें कंप्रोमाइज़ कर भी लिया, और दूसरे ने साफ कर दिया कि सुनिए सर क्या कर रहा है, देखिए। तो हम नाम में नहीं जाते। आप ये समझो कि आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी कहीं मिस ना हो जाए। कौन देगा मुझे 27 लाख एक बार। अभी मैं, अच्छा कल तक तो आप रोड पर खा रहे थे ही ढाबा में, और अगले दिन रिजल्ट आया तो आपके पास इतना पैसा आ गया, नहीं आया ना, तो मन में होता है कि क्यों ना हम भी बढ़िया कर ले। अगर हमारे बोलने से मुझे इतना पैसा मिल जाए कि हम बहुत सारे का तो लोन भी हो जाता है, तो ये ईमानदारी का क्या करेंगे। और कोचिंग वाले को फीस नहीं दिए थे हम, क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। तो दे स्टार्ट जस्टिफाइंग दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड क्राइसिस ऑफ मोरल वैल्यू। क्राइसिस मतलब ये होता है, क्राइसिस मतलब क्यों हुआ, क्राइसिस का मतलब कन्फ्लिक्ट हो रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे मटेरियल चीज़ें जीतती है, आगे निकलती है, और रीजनिंग में मोरल रीजनिंग जो करते हैं, बोले वैल्यू ईमानदारी का क्या आचार बनाओगे तुम, कहते हैं कि नहीं। घर वाले भी कह देगा कि क्या ईमानदारी है, तो बेवकूफ़ इंसान है, समझ ही नहीं है कि मौका हर को नहीं मिलता है। आप समझ रहे क्या आर्गूमेंट आएगा, तो ये क्राइसिस है। तो इसको देखिए आप, नैरो परसेप्शन गुड लाइफ। गुड लाइफ का मतलब क्या हो, गुड लाइफ का मतलब क्या होता है आजकल, देखो ना क्या होता है। अच्छे कपड़े हो, अच्छे घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा प्रॉपर्टी हो ज़्यादा, है कितना हो वो सब नहीं डिफाइन है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गुड लाइफ कहते कि नहीं। ये मैटरलिज्म में कहता है कि मोरल जो चीज़ें हैं, अभी मैं एक शायद नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देख रहा था, तो उस पर बिहार डायरी पे जो बना हुआ है खाकी, तो उसमें एक डीआईजी बोलता है एसपी को कि देखो ईमानदारी और ये सब बढ़िया शब्द है, बढ़िया चीज़ है, ये वैसा है जैसा कि असली सोना तो तब कब पहना जाता है, जब खास ओकेज़न हो तो पहन लिया करो। ईमानदारी पे बोलना हो, बढ़िया बढ़िया भाषण देना हो, रियल लाइफ में जो है ना वो नहीं चलता है। तो ये समझ लो वैसा सोना है जो खास ओकेज़न में पहन लेने से ठीक लगता है, कुछ ऐसा ही है। आप समझ रहे हैं। गुड लाइफ का एक डेफिनेशन जो है वो हमारा इतना नैरो है कि अब हम सोचते हैं कि मटेरियल ही सब कुछ है। मटेरियलिज्म का जो फिलॉसफी है
समझे, वो हम उसी से समझने लगे। अब मोरल चीज़ों को समझते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है या इसका कोई क्या पे ऑफ है। ईमानदार एक रहा, एक आईपीएस थे, वो ईमानदार रहे और अपने एक बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है, और उनका जब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुआ तो पुलिस वालों ने चंदा करके उसको दिया, तब उनका इलाज हुआ। इतना पैसा नहीं था उनके पास। तो अब उसको तो सब लोग उस सर्किल में क्या कहेंगे, आईपीएस हो के चंदा पे इलाज हुआ। तो ये पूरी की पूरी आप समझ सकते हो उसको किस परसेप्शन से देख रहे हो, नैरो परसेप्शन, ब्रॉड परसेप्शन जो कर लो। लेकिन वो नैरो परसेप्शन का मतलब, गुड लाइफ का मतलब क्या हुआ कि आप हर हालत में सक्सेसफुल दिखिए और आप हर हालत में खुश दिखिए। अब मतलब एक ऐसा ना कि एक ऐसा क्राफ्ट क्रिएट किया हमने गुड लाइफ का, उसमें लगता है कि ये सब चीज़ें होने के बाद ही आप गुड हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। अगर आपकी पोस्टिंग वैसी जगह हो जाए जो उल्टा पुल्टा जगह है तो वो लगेगा आपका तो खराब ही है, आपने वहाँ पे वो नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करके भी आप मटेरियल वेलबींग को अच्छा कर लो तो अच्छा माना जाता है। तो विजडम का जो वो है, क्या कहते हैं, परसेप्शन है, वो थोड़ा से नैरोअर है इस सेंस में कहा जाएगा। हालांकि वही होगी यहाँ भी बात की, अब लव लिखोगे तो ये लिखोगे कि ये हम बुक में लिख रहे हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप भी अगर सर्वे करेंगे तो मेजॉरिटी पीपल यही कहेंगे कि ये कोई मतलब अच्छी चीज़ है, लेकिन खुद में प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप एक बेईमान आंसर पूछो कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या है तो ईमानदारी को ही कहेगा, बेईमानी को नहीं कहेगा वो चीज़, लेकिन खुद ईमानदार नहीं होता। वैसे ही कहानी है, अंडरस्टूड। मैं ये सब की एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ इतना ज़्यादा कि ये चीज़ पे फंसो मत। क्राइसिस मैंने बोला तो बता दिया, और ये बता नैरो परसेप्शन ऑफ लाइफ, गुड लाइफ का मतलब क्या हुआ। तो गुड लाइफ का मतलब ये हुआ कि मटेरियल वेलबींग जिसका ज़्यादा है, मोरल वेलबींग से उसको वैल्यू नहीं करते, मटेरियल वेलबींग पे ज़्यादा नापते, विजिबिलिटी पे। लास्ट आप समझ लो कि मोरल प्रिंसिपल पे जो खरा उतरता, महाभारत में क्या था, कर्ण को ये सब को क्यों कहते थे कि बहुत बड़ा नाम था, राजा था कि भाई ऐसा है, इसलिए ना कि वो मोरल प्रिंसिपल पे ऊपर था, रेदर तो और दान दे दिया सब कुछ, है ना, तो उसको हाई स्टेटस मिला। आज वैसा तो नहीं है, आज तो जितना रहता है उसके आधार पर आप कहते हैं कि इनका बैंक बैलेंस इतना है, रिचेस्ट पर्सन है, कहते हैं ना, वो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मटेरियल चीज़ों में ही ये है। तो एक समझ जो कि मोरालिटी एक अच्छा बोलने की चीज़ है और अच्छा डिबेट में बोला जा सकता है। पुलिस वाले का एग्जाम्पल मैंने दिया कि वो उस तरीके की अगर सोच हो तो सच्चाई में क्या निकल के आएगा, क्राइसिस ऑफ यही होगा, है ना, यही चीज़, इसको ऐसे लिखना है। तो आप इसमें एनेक्डोट लिख सकते हो, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ये एथिक्स जो है ना, बोला कि व्हाट इज योर परसेप्शन, आपका परसेप्शन पूछा जा रहा है। तो यू कैन ऑलवेज हैव स्कोप कि आप अपने तरीके से इसको इनरिच करें इस चीज़ को, और जो रियल और वर्ल्डली चाहे उस चीज़ों को लेके आप बताइए इसको। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ होगा, मतलब वैल्यूज, इन्हीं सब चीज़ों में होगा ना, ठीक है। तो आज हमने ऐसे एक इंट्रोड्यूस कर दिया, मोटे मोटी अप्रोच समझ में आ गया होगा। इसको और PYQ के स्ट्रक्चर में ले लेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उससे रिलेवेंट जो PYQ है उसको थोड़ा ले लेंगे, बाकी एक सेपरेट डिस्कशन कर लेंगे PYQ का, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट से मैच करते PYQ को ले लेंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, अब देख लो, जल्दी से समराइज़ करते हैं कि मोरल, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स, इट्स रिलेशन विथ मोरालिटी, वैल्यूज़, देन डिटर्मिनेंट्स, देन डायमेंशंस, एंड देन अ फ्यू दिस थिंग, ठीक है। इसी लाइन पर हम ले जाएंगे इसको पूरे को, और देख समझ में आ रहा होगा कि हमारा फोकस उस पर नहीं है कि एम्पावरिंग है कि आप अपने तरीके से इसको कंटेंट बिल्डअप करो ना। एक डिक्टेटेड आंसर क्यों लिखेंगे, एक समझ वाली आंसर लिखेंगे जिसमें आप खुद से कंटेंट को कस्टमाइज तरीके से ऐड कर सकते हो, अपने एग्जाम्पल, अपने एक्सपीरियंस से ऐड कर सकते हो, मेक योर पॉइंट, और बहुत ही पावरफुल तरीके से असर्ट कर सकते हो चीज़ों को, है ना। तो ये बाकी जो बेसिक लॉजिकल चीज़ें हैं, या कोई एरिस्टोटल ने कहा डिओन्टोलॉजी क्या है, वो कर लेंगे बीच बीच में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अलग से कोई चीज़ नहीं है, उसको हम कंटेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है।